चैप्टर था वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। दो टुकड़े हैं। वाउचिंग का मतलब कागज पत्र देखना, वेरिफिकेशन उसके अस्तित्व को ही देखना है या नहीं है। तो अस्तित्व जो है वो किसका देखोगे? एसेट्स एंड लायबिलिटी का। सामने वाला लिख रहा है 31 मार्च का बैलेंस शीट में बिल्डिंग 5 लाख, फर्नीचर 2 लाख। तो बोला भाई 31 मार्च को 2 लाख है, उसका प्रूफ क्या था? तो उसका प्रूफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए अब तू क्या करेगा? एक तो कोशिश करेगा कि खुद ही जाके फिजिकली देख ले। खुद ही जाके क्या कर, फिजिकली देख ले। अब 31 मार्च को सब जगह प्रेजेंट रहना तो संभव नहीं है, तो फिर बाद में भी देख सकता है। और उसके आगे और पीछे के पेपर को क्या करेगा? देखेगा। तो क्या लिखा? दो चीज। कौन सा वर्ड यूज किया है? प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस, confirmation of assets and liability on the balance sheet date, and it is a process to verify the ownership, valuation, possession and existence। चार चीजों को वो देखता है। ओनरशिप कैसे पता करेगा? ओनरशिप कैसे पता करेगा? ओनरशिप बोल। हाउ टू नो द ओनरशिप? मान ले एक कंपनी अपने बैलेंस शीट में दिखा रही है कि 10 लाख रुपए का फर्नीचर है। ओनरशिप कैसे देखेगा? कागज, उस फर्नीचर का बिल। भाई सेल ऑफ गुड्स एक्ट की ओनरशिप का मतलब क्या? डॉक्यूमेंट ही तो होगा तुम्हारे पास। तो भाई वो जो एसेट्स है वो तुम्हारे नाम पे, उसका क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पेपर रजिस्ट्री। ओनरशिप। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन उसका एक प्रोसेस। वैल्यूएशन का रूल, स्टॉक का अपना है, फिक्स एसेट्स का अलग। तो वैल्यूएशन कैसे होगा? मान ले कि एक वैल्यूएशन 50 लाख दिखा, कैसे बोलेगा कि वैल्यूएशन भी सही है? पहले तो खरीदे कब थे, एक बिल देखा, वहां से उसका एक डेप्रिसिएशन का क्या करेगा? रेट चलेगा। अब मान ले कि 3 साल पहले खरीदा, अब 3 साल में डेप्रिसिएशन। एज ए ऑडिटर तुझे बहुत कुछ कंट्रोल करना है कि भाई ये एसेट्स कितना दिन चलने वाला था। ये एसेट्स 5 साल चलने वाला है, तो इसका मतलब कि 3 साल में यदि स्ट्रेट लाइन है तो 60% क्या होना चाहिए? डेप्रिसिएट हो जाना चाहिए। अब तुम 60 की जगह 30% ही डेप्रिसिएशन दिखाया, तो तुम तो अपने एसेट्स को ओवर वैल्यू करके दिखा रहा है। जितना एग्जैक्ट है उतना वैल्यूएशन। तीसरा क्या है? तेरे पास पोजीशन भी चाहिए, क्योंकि बहुत समय क्या, ओनर तू है बट तेरे पास पोजीशन ही नहीं है। रीजन चाहे कुछ भी हुआ हो, सामने वाला डिलीवर नहीं किया होगा, या तुम हायर परचेजर का फाइनेंसर है। तो हायर परचेजर का फाइनेंसर में होता है क्या है? एसेट्स तो तुम्हारा है लेकिन तुम तो किसी दूसरे को दिया है। पोजीशन तो तुम्हारे पास, कुछ गिरवी देने पे पोजीशन भले ही तुम्हारे पास है बट तुम मॉर्गेज भी दिया होगा। तो एज ए ऑडिटर तुझे जानना जरूरी। लास्ट क्या है? एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस कैसे पता चलेगा? फिजिकल वेरिफिकेशन से। देख लो वेरिफिकेशन का मतलब क्या। क्लियर है? तो वेरिफिकेशन, अब वेरिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव ऑडिट के सिलसिले में फिर छोटी छोटी बातें हैं। इज देयर एनी नेसेसिटी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आफ्टर प्रॉपर वाउचिंग? क्या वाउचिंग के बाद वेरिफिकेशन जरूरी है? क्या लगता है? वाउचिंग में तो सिर्फ खाली पेपर ही देखा था, मतलब उस एंट्री का प्रूफ खाली देखा था कि इस एंट्री में जो आया परचेज, तो तुमने वाउचिंग का किया। तो परचेज को देखना तो वाउचिंग हो गया, लेकिन
वेरिफिकेशन तो एक अलग चीज हो गया भाई। हाँ, वेरिफिकेशन के अंदर वो जो खरीदे थे वो भी आ गया, तो वाउचिंग एक छोटा पार्ट रहा, वेरिफिकेशन क्या है, एक बड़ा पार्ट है। तो ऑब्वियसली वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन दोनों सेम तो नहीं है। वाउचिंग से क्या पता चलता है, एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बुक्स में जो रिकॉर्ड किया हो वो एक्यूरेट है क्या नहीं है। लेकिन वेरिफिकेशन तो चार अलग अलग चीज बता रहा है। ओके, और ये चीज डिसाइड हुआ था कौन से केस लॉ में, लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी लिमिटेड वर्सेस सियर हैस्लक एंड कंपनी। वेरिफिकेशन के अंदर एक टुकड़ा वैल्यूएशन भी था, और वैल्यूएशन हर एक चीज का फिर ध्यान से करना पड़ेगा, और आपके बुक्स में कौन सी वैल्यू दिखनी चाहिए। आपके बुक्स में एक तरह से बोलोगे तो कौन सी वैल्यू को कोशिश करना है दिखाने का, फेयर वैल्यू, सही वैल्यू। तो वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन वर्ड आता है। तो फिर नीचे बोला वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन में अंतर क्या है। तो कौन सा बड़ा है, वेरिफिकेशन बड़ा या वैल्यूएशन बड़ा? वेरिफिकेशन बड़ा, क्योंकि वेरिफिकेशन के अंदर ही क्या आ गया, वैल्यूएशन भी आ गया। वेरिफिकेशन किसकी जिम्मेदारी है, ऑडिटर की। वैल्यूएशन की जिम्मेदारी मेनली किसकी, मैनेजमेंट। वो किसका है, मैनेजमेंट। हाँ, तुमको देखना है कि वो प्रोसेस वो लोग सही अपनाया या नहीं अपनाया, तो बाकी डिफरेंस है पढ़ जाओगे। फिर क्या लगा, पढ़ा ना, वेरिफिकेशन इंक्लूड्स व्हाट, ओनरशिप, वैल्यूएशन, पोजीशन, एग्जिस्टेंस। तो वैल्यूएशन तो ऑब्वियसली वेरिफिकेशन में क्या है, इंक्लूड है। अब एक एक आइटम का वेरिफिकेशन कैसे करेगा, वैल्यूएशन कौन सा, ऑब्वियसली वैल्यूएशन करने के बाद उसको बैलेंस शीट में दिखाना भी तो पड़ता है, तो वो भी तो सही तरीके से दिखाना पड़ेगा कि तुमने वैल्यूएशन कैसे किया, वैल्यूएशन का तरीका तुम अपनाए क्या थे। तो दो टॉपिक था इस चैप्टर में, थ्योरेटिकल टर्म्स छोटा है, सबसे ज्यादा क्या करना है, कलर जी वैल्यूएशन में या वेरिफिकेशन किसका किसका, एसेस लायबिलिटी। मान लो कि जिंदगी में तुमको एक वैल्यूएशन वेरिफिकेशन करने को दिया गया, सबसे कॉमन स्टॉक। एज ए ऑडिटर क्या करोगे, स्टॉक कौन कब कौन का सा देखना स्टॉक है? चाहते हो आप, दो आप जरूर देखोगे, दो डॉक्यूमेंट, एक की 31 मार्च में क्या है, और एक आज की तारीख में क्या है। मान लो तुम फैक्ट्री में ऑडिट करने गए, तुमको क्या भेजा गया, आज भेजा गया कि जाके आज स्टॉक को देख के आओ। अब तुम स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, 31 मार्च का तो स्टॉक तुम्हारा, 31 मार्च तो बीत चुका है, तुम तो गए हो मई में, तुम तो मई में गए हो। तो जब मई में गए हो और स्टॉक के बारे में तुमको पूरा सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी, तरीका, इंटरनल कंट्रोल सब देखना है, तो क्या करोगे, आप एक ऑडिटर हो, भले ही मई में गए हो, दिखाना 31 मार्च का है, तुम्हारे पास 31 मार्च का एक बैलेंस शीट बना होगा। कौन दिया बना के, वो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट मैनेजमेंट दिया कि ये रहा मेरा अकाउंट। तुम एज ए ऑडिटर जाके सबसे पहले क्या बोलोगे, स्टॉक को लेके बोलोगे ये जो 540 करोड़ का स्टॉक आप दिखा रहे हो उसका पूरा डिटेल दो। क्या मांगोगे कि ये 540 करोड़ में क्या क्या स्टॉक है, होगा ना एक लिस्ट।
आइटम नंबर ए बी सी डी 1000 तो आइटम जो दिया है तो 1000 है। और ये भी होगा कि कहाँ कहाँ है वो, दिल्ली में पड़ा है, मुंबई में पड़ा, कलकत्ता में पड़ा। यदि आपका चारों तरफ बिजनेस है तो सब तो चारों तरफ ही होगा। और यदि मान लो कि बड़ा कलकत्ता में ही है तो उसी ऑफिस में गए हो तो जो होगा वही होगा। लेकिन स्टॉक के लिए ऑफिस से तो तुमने रिकॉर्ड मांग लिया 31 मार्च का, लेकिन साथ ही साथ अब स्टॉक का कहानी तो 31 मार्च का देख लिए। स्टॉक बोल के रिकॉर्ड जो भी कंपनी मेंटेन करती होगी वो सारे स्टॉक रिकॉर्ड से कम एक बार उसका क्रॉस चेक करोगे। स्टॉक रिकॉर्ड के तौर पे बेसिकली एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है जनरली, क्या नाम बोलते हैं उसको, स्टोर लेजर। स्टोर लेजर में ओपनिंग कितना था, कब कब खरीदा, कब कब इशू हुआ, बेचा, वो तो रिकॉर्ड होगा ना। तो उस रिकॉर्ड में से जो सबसे आखिरी 31 मार्च का होगा उसी सब का बैलेंस ही वो स्टॉक का डिटेल में तुमको अलग से क्या किया होगा, दिया होगा। हो सकता है कि वो 10 पेज का भी रिकॉर्ड हो आइटम, क्योंकि हो सकता है उसके 100-200 आइटम होंगे और एक एक आइटम का सारा नाम, यूनिट, रेट, वैल्यू सब कुछ होगा ना। तो तुमको मैनेजमेंट से क्या लेना है, वो स्टॉक का सारा डिटेल। और क्या करोगे, अभी बात हुई स्टॉक रिकॉर्ड से सभी का बैलेंस मिलाओगे कि जो उसके कंपनी के बुक्स में जो स्टॉक का डिटेल सबसे आखिरी दिन होगा वही उस सीट में भी क्या है, आना चाहिए ट्रायल बैलेंस की तरह, एक एक आइटम। और क्या देखोगे, वैल्यूएशन, यदि वो 10 रुपया करके किया है तो 10 रुपया का कीमत लाया कहां से, 10 रुपये का कीमत कैसे क्रॉस चेक करोगे। राज जी इधर उधर मत ध्यान दो, कैसे चेक करोगे 10 रुपया कहां से आया, परचेज बिल किए होंगे तो कितने में खरीदे हैं उसका तो एक रेट मिलेगा ना, तो वो सारा रेट वहां से मिलेगा। अब स्टॉक रिकॉर्ड के साथ साथ आप एक और चीज भी बोलेंगे कि भाई 31 मार्च को क्यों ये क्या स्टॉक काउंटिंग हुआ था, बोला ना। तो बोला किस दिन काउंट हुआ था, जिस दिन काउंट हुआ था उसका कोई रिकॉर्ड उकॉर्ड तो बनाया होगा कंपनी, कोई भी कंपनी का एक सीनियर ऑफिसर उसको क्या किया होगा, देखा भी होगा जाके। तो वो सब का रिकॉर्ड भी क्या करोगे, मंगाओगे कि भाई जो फिजिकल काउंटिंग हुआ उसका डिटेल मुझे क्या करो। और पॉसिबल होता तो ऑडिटर आप 31 मार्च के बाद अपॉइंट नहीं हुए हो, ऑडिटर आप कब अपॉइंट होगे, आप तो एजीएम के समय ही ऑडिटर अपॉइंट हो जाते हो। एजीएम कब होता है, एजीएम कब होता है, कब होता है एजीएम, जून जुलाई अगस्त, शादियों की तरह एजीएम का भी सीजन है, सालों भर नहीं होता है। जून से लेके सितंबर के बीच ही क्या होता है, एजीएम होता है। क्यों, क्योंकि 30 सितंबर के बाद कंपनी को आरओसी को एक एनुअल रिटर्न भी जमा करना है पूरा एजीएम का डिटेल लेके। तो 31 मार्च को तो तुम्हारा साल ही खत्म हुआ है, महीना भर तो अकाउंट बनाने में अप्रैल लगा ही होगा, ऑडिट होने में भी एक महीना मई और लगेगा ही। तो शादी की तरह उसका सीजन चालू कब से होता है एजीएम का, जून से, मोस्टली जून से चालू होता है और करीब करीब चलता कब तक है, 30 सितंबर। क्यों, कंपनी एक्ट पड़ा है जिस 31 मार्च से लेके 6 महीने के अंदर एजीएम क्या है, कंप्लीट हो जाना चाहिए, या पिछला एजीएम से 15 महीने के अंदर, पिछले एजीएम से 15 महीने के अंदर, और जिस दिन आपका प्रीवियस ईयर खत्म हुआ वहां से 6 महीने के, और जिसके कारण वो सीजन ही हो जाता है जून से वॉट सितंबर। अब जून से सितंबर में एजीएम हुआ, उसी दिन उसी एजीएम में अगला ऑडिटर भी क्या होता है, अपॉइंट होता है। तो तुम्हारा तुम ऑडिटर ईयर खत्म होने के बाद अपॉइंट नहीं हुआ, मान लो कि अभी कौन सा ईयर का एजीएम चल रहा होगा, 21-22 का एजीएम सब चल रहा होगा। थोड़े दिन पहले देखा था रिलायंस का एजीएम हुआ था,
तो रिलायंस का एजीएम हुआ था, तो यदि 21-22 का एजीएम खत्म, तो 21-22 का तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर था एजीएम कब है, जो मान ले कि अभी वाला ही मंथ ले ले, तो आपका मंथ हो गया व्हाट, सितंबर 22। तो एजीएम तो 22-23 में हो रहा है, बट कौन सा ईयर का लेके, 21-22 को लेके एजीएम हो रहा है। और एजीएम में कंपनी का जो शेयर होल्डर है वही मीटिंग में आया है, तो शेयर होल्डर इसी 22-23 में ही, सितंबर 22 को ही, 22-23 के लिए ऑडिटर वो क्या करता है, अपॉइंट कर देता है। तो 22-23 ईयर तो तुम्हारा खत्म कब होगा, 22-23 तुम्हारा ईयर खत्म ही कब होगा भाई, 31 मार्च 2023 को। बट ऑडिटर तो तुम पहले ही अपॉइंट हो चुके हो, ऑडिटर तो आप पहले ही अपॉइंट हो चुके हो, वेरी इन एडवांस। तो तुम जब 22-23 में ऑडिटर अपॉइंट हुए तो बीच बीच में तो आपका प्रोसेस चालू है, और तुमको जो ऑडिट करना है वो कौन से ईयर का करना, 22-23। उसकी बैलेंस शीट कौन सी तारीख की होगी, 31-3-23। तो तुम एज ए ऑडिटर कम से कम 31-3-23 में कहीं एक वेरिफिकेशन में तो रहता। मैनेजमेंट जब वेरिफिकेशन करवा रही होगी, तो मान लो कि कंपनी के 10-20 साइट है, तो तुम कम से कम किसी एक साइट पे जाके क्या करेगा, रह के देखता कि ये लोग सही से वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैनेजमेंट तो सभी साइट पे करा रही होगी, तुम जब वेल इन एडवांस ऑडिटर है तो तुम मैनेजमेंट को बोलेगा भाई कि आप लोग कभी कर रहे हो तो बोलो कहाँ पे है, हम भी वहां जाके क्या है देखेंगे क्या हो रहा है। और एक जगह जैसे हुआ, करीब करीब सभी जगह एक प्रोसेस सेम अपनाया गया होगा। तो तुम 31 मार्च को यदि स्टॉक का वेरिफिकेशन हुआ है या उसके आगे या पीछे, तो किसी एक फिजिकल वेरिफिकेशन वाले दिन क्या करो, रहो, वो भी तो एक सैंपलिंग ही हुआ। कंपनी का स्टॉक है 50 जगहों पे, तुम किसी एक जगह के साइट पे क्या है, तुम कंपनी को बोलेगा कि भाई हमको इस साइट पे जाना है, जिस दिन आप वेरिफिकेशन करोगे कंपनी आपको वहां ले जाने का उपाय करेगी। अब जब ऑडिटर के तौर पे तुम उस वेरिफिकेशन में देखा कि हो क्या रहा है, वही चीज रिकॉर्ड में होना भी चाहिए। तो इस तरह से तुम स्टॉक का जो पार्ट था, स्टॉक का वेरिफिकेशन देख रहा था, कहीं वैल्यूएशन के लिए रेट देखा, साथ ही साथ ये भी देखा कि कहीं किसी लोन के साथ गिरवी तो नहीं दिया हुआ है, हाइपोथिकेशन तो नहीं है, क्योंकि वो भी ऑडिट में उसे मेंशन करना है अकाउंट्स में। तो फिजिकल वेरिफिकेशन एक छोटा टुकड़ा हुआ, वेरिफिकेशन तो पूरा आ गया, उसका ओनरशिप, उसका वैल्यूएशन, उसका एग्जिस्टेंस, उसका पोजेशन, एंड दैट इज एज ए ऑडिटर आपको सिर्फ स्टॉक वेरिफिकेशन करना है, तो क्या करने वाले हो, क्लियर है। देख, आप कुछ लोग अमेरिका एजीएम अटेंड करने जाते हैं, कुछ लोग शौकिया जाते हैं। एक न्यूज में पिछले साल या उसके पिछले साल पढ़ा था कि मुंबई का एक शेयर होल्डर अमेरिका में मारा गया था, गुजराती कोई भाई थे। हाँ, और वो कौन, किसका एजीएम था, तो उसके एक चीफ कौन है, अपने वॉरेन बफेट साहब, वर्कशायर एंड हाथवे का, तो उस कंपनी के वो शेयर होल्डर है। अब जिंदगी में कुछ लोग होते हैं ना भाई, उनको सुनना है, ऐसे तो वो कहीं मिलेंगे नहीं। तो उसे लगता था कि मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, जाऊंगा उस दिन एजीएम अटेंड करने जिस दिन उसका क्या होगा। अब शादी तो तुम भी जानता है, एक तो पड़ोस में भी होता है और एक तो तेरा दूर भी होता है। अब तू जाएगा नहीं जाएगा ये तेरे ऊपर भी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन। तो एक होता है कि जो लोग इंटरेस्टेड है सब उस दिन क्या होगा, पहुंचेंगे। कंपनी कोई खर्चा करने वाली, कंपनी शादी की तरह टिकट भाड़ा नहीं देगी, आप अपना खर्चा। उस दिन का तो नाश्ता, इतना तो कंपनी बेगैरत नहीं है यार कि आज मेरा मालिक आया इसको नाश्ता पानी भी हम नहीं करवाएंगे।
इतना तो कंपनी ऑब्वियसली क्या है, करती ही है, क्योंकि वो जानती है सब तो आने वाले नहीं है। तो आजकल वो लोग जूम पे भी एजीएम करता है, आप उस पे भी एजीएम में क्या हो सकते हो, सरी हो सकते हो। इसीलिए कुछ लोग शौकिया तौर पे जाते थे, बड़े बड़े शेयर होल्डर, छोटे शेयर होल्डर अब हमारा पास मान ले कि वोडाफोन का 100 शेयर है, हम क्या करने एजीएम में जाएगा। तो एजीएम यदि मेरे पास यदि कुछ है तो डिपेंड करता है। अब रहा कि एजीएम में जाने की जो बात किया, ये पूरा का पूरा शौकिया है। उसी शहर में यदि एजीएम है तो बहुत लोग, उस शहर वाले तो कम से कम क्या वो भी नहीं जाते हैं। देख भाई, अब एक चीज जान ले, तू जैसे एक वर्ड बोला सांद्रा भाई, एजीएम में तू 20, 50, 100 शेयर वाला है, तू भी जानता है इतना फुर्सत में तो तू है नहीं कि एजीएम में जाएगा। हाँ, तेरा कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, वोटिंग है, जिसके कारण उसके डिसीजन में क्या होगा, फर्क आ जाएगा। तो तू जाता है, या तेरे को कंपनी से कुछ स्पेशल लगाव है, कुछ गलत दिख रहा है, तो उस एजीएम में तू अपना क्वेश्चन क्या कर सकता है, रेज कर सकता है। इसीलिए तो तुम लोग को एक ज्ञान कभी देता था कि भाई एजीएम में घूम के आया कर, वो भी ज्ञान दिया, वो भी ज्ञान दिया था कैसे जा सकता है बिना शेयर होते हुए भी। बहुत ज्ञान दिया है, मारेंगे बहुत बार ऑलरेडी, क्योंकि ऐसा 2 से 3 एजीएम मैं खुद अटेंड करके आया हूँ जहां मेरे पास शेयर नहीं है। एज ए स्टूडेंट इसलिए तुमको ज्ञान दिया था कि एज ए स्टूडेंट ही तू जाना चाहेगा, एज ए शेयर होल्डर दो यार उतना टाइम नहीं है। बट एज ए स्टूडेंट तू क्यूरियोसिटी में क्या करेगा भाई, किस लिए, और कुछ नहीं तो चल भाई नाश्ता पानी क्या मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। एज ए स्टूडेंट कम से कम इतना तो ना, चल भाई ऐसे भी इधर उधर हम लोग घूम रहा है, वहीं चलते हैं, नाश्ता पानी मिलेगा, देख के आ जाएगा कि क्या हो रहा है। 3 एजीएम ऐसा अटेंड किया हूँ, एक तरह किया हूँ आईटीसी का, सेंट पॉल चर्च वाला जो है उसमें, एक किया था तेरा टाटा टाटा टी का ग्रैंड होटल में था, और एक किया था तेरा हिंद मोटर का आइस स्केटिंग रिंग में। टोटल 3 एजीएम। और किया कैसे था, वो जो लेटर पोस्ट में आता था एजीएम का नोटिस, उसी में से निकाल लेता था। वो एनुअल रिपोर्ट किताब आता था, साथ में एजीएम का नोटिस आता था, ऑफिस जाते थे उधर ही निकाल लेते थे। और उसमें 3 दो नॉर्मली संडे और उस टाइम था, तो 3 एजीएम में चुपचाप। अब रहा क्या, उस नोटिस में ही कागज था कि भाई आप शेयर होल्डर हो मिस्टर XYZ, अब उसी नाम से सीधे साइन करना था, कौन वो वहां बैठ के साइन मिला रहा है, साइन तो मिला नहीं रहा वो। आराम से 3 मीटिंग गया, माहौल भी देखा, सीखा तो जो सीखा ही, जिसके कारण बोल पाता है। नहीं, वोटिंग हम नहीं कर पाया। अब वोटिंग वहां पे वो पार्लियामेंट की तरह है, दोज हु आर एग्री सो बाय यस हैंड, यस, सो यस, यस कर दिया। अबे अबे जहां लगा कि सीधे वैसे ही हो रहा, तो उसमें कुछ हो नहीं रहा। जहां सीरियस मैटर है वहां क्या होता है, आजकल इसीलिए ई वोटिंग चालू हो गया, आजकल ई वोटिंग चालू हो गया। तो उस दौर में बोलेगा तो जाते तो थे वैसे भी भाई, और आज भी तू जा सकता, अभी तो चल सितंबर आ गया, खत्म हो गया करीब करीब, जून महीना से यदि टिकाया होता तो 2-4 एजीएम शादी की तरह क्या होता, अटेंड कर सकता था। चल एजीएम, अब उसी एजीएम में तेरा ऑडिटर और बाकी, अब जो एजीएम था, अब होता है क्या कि ऑब्वियसली अब हम मुंबई तो एजीएम में नहीं जाता, मेरे को बहुत सारा नोटिस तो वहां का भी मिला भाई, लोकल का ही तो करेंगे ना, लगता था घर में ऐसे भी बैठ के सोएंगे। उस समय तो हम लोग की तरह मोबाइल था नहीं कि फ्री फायर खेलना है या कुछ खेल के, तो स्पोर्ट्स जितना खेलना था अपने दोस्तों के साथ तो खेलते ही थे, फिर भी लगता था कि ना यार कुछ नया देख के आते, चल वहां से। चलो आ गया वेरिफिकेशन वैल्यूएशन। अब एक एक करके इसी तरह से तुम सारा चीज पूछ दिया जाता है कि प्लांट एंड मशीनरी को कैसे वेरीफाई करोगे, एक एक करके सारा।
अब इतना खोपड़ी वाला तो तुम लोग है ही है कि मिला सकता है, देख सकता है। हाँ, कुछ पढ़ने के बाद लगे कि कुछ समझ में नहीं आया, ऑलवेज वेलकम। क्योंकि देख पूछता क्या है अभी इधर, हाउ डू यू वेरीफाई दीज फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, एक से एक, या हाउ डू यू वाउच और वेरीफाई दिस आइटम, व्हाट इज वाउचिंग, नया वाला में एक ही एग्जाम था तो ये सारा पूछा था ऑनर्स के लेवल पे, और जनरल पूछता है एनी 3 एनी 2। अब तेरी जितनी समझ है तू उतना पॉइंट सही से क्या कर सकता है, बना सकता है। कि क्या करेगा तू एज ए ऑडिटर उनका वाउचिंग और वेरिफिकेशन करते वक्त। ऐसे तो ओल्ड सिलेबस में कुछ थ्योरी भी है और लंबा चौड़ा ये सारा आइटम ही अलग अलग ईयर में पूछ ही दिया जाता था, सारा का सारा क्वेश्चन है ईयर पेपर क्लियर। अब कॉपीराइट क्या होगा बता। चल सपोज कर उसने एक क्वेश्चन रेज किया, हाउ टू वेरीफाई कॉपीराइट। पहले ये कॉपीराइट होता क्या है, किसी कंपनी का कॉपीराइट तू वेरीफाई करने जा रहा है ना। अब कंपनी का कॉपीराइट वेरीफाई करने जा रहा है तो कॉपीराइट किस चीज का मिलता है, हम किताब लिखे हैं तो, कॉपीराइट में कोई म्यूजिक गाना वाना लिखा हूं तो, या गाना गाया हूं तो कॉपीराइट है किस चीज का, इन्हीं सब चीजों का है। मान ले बुक बुक पब्लिशिंग कंपनी है तो बुक पब्लिशिंग कंपनी में तू ऑडिटर है। बुक कंपनी पब्लिशिंग कंपनी या बैलेंस शीट के एसेट में क्या दिखा रही है, 10 करोड़ रुपया का कॉपीराइट। अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या दिखा रही है, बड़ी कंपनी है, 10 करोड़ रुपए का कॉपीराइट एसेट दिखा रही है। अब बात है कि ये 10 करोड़ में क्या है, तू ऑडिटर है, तू क्या बोलेगा उसे, ये 10 करोड़ में कॉपीराइट में क्या क्या चीज है। कंपनी बोलेगी क्या, ये 200 किताब का अधिकार मेरे पास है। क्या है, 200 किताब को छापने का बेचने का अधिकार क्या है, मेरे पास है। बोला ठीक है, वो 200 कंपनी का लिस्ट दो। अब वो 200 कंपनी में तू क्या बोलेगा कि ठीक है, ये जो 200 कंपनी का अधिकार है, इस कंपनी का मान लो कि मिस्टर ए, मैंने एक किताब लिखा, कंपनी ने मेरे से अधिकार ले लिया, और मैं कॉपीराइट कैसे बेचाऊंगा, दो तरीके से, कि आप एक एक कब बुक बेचोगे मेरे को 50 रुपया दोगे, तो एक एक बुक में तो कंपनी को मेरे को कुछ दी नहीं। बट दूसरा क्या था, मैंने कंपनी को कहा 20 लाख रुपया मुझे दीजिए और ये कॉपी को बुक को छाप के बेचने का अधिकार आपके पास, और हर एक साल यदि उसमें कोई एडिशन आएगा तो उसका मैं अलग से कॉन्ट्रैक्ट किया कि 10,000 रुपया अलग से क्या करूंगा या 20,000 लूंगा। ओके। अब मान ले कि मैंने 10 लाख रुपया में कॉपीराइट बेच दिया, तो कंपनी मेरे को 10 लाख दी होगी ना, तो कंपनी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगी, कॉपीराइट टू बैंक, किसको दिए, मेरे को दिए 10 लाख, तो कॉपी कंपनी के बैलेंस शीट में 10 लाख रुपए का क्या अरेंज हो गया, कॉपीराइट। और इसी तरह से वो 200 किताब वाले को दी है तो सब मिला के उसका टोटल बैलेंस 10 करोड़ दिखाई है, तो उसमें दिखेगा ना कि वो 200 कौन लोग हैं। अब चल 200 लोग आगे, और मेरा ही कॉन्ट्रैक्ट यदि उठाया तो फिर कंपनी को वो क्या बोलेगा, आपने कॉपीराइट खरीदा, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट डीड वीड तो बना था ना, वो डीड का कॉपी दिखाइए, वो डीड का क्या करिए, कॉपी दिखाइए, पेमेंट किए चेक से, चलिए वो तो एंट्री दिख ही रहा है। मैं उसमें एक साइन किया होगा, वो मेरे से साइन करवाई होगी कंपनी कि मैं अपने इस बुक का सारा अधिकार इनको क्या कर रहा हूं, दे रहा हूं, बेचने का खरीदने का जो भी है। अब कंपनी ने वो अधिकार लिया, इसी तरह से सभी का होगा। अब मान ले कि कंपनी यदि कुछ गलत कर रही है तो तू ऑडिटर सुना ही था, तू एज ए ऑडिटर मेरे को ही डायरेक्टली क्या कर सकता है, पूछ सकता है कि भाई क्या आपने कंपनी को अपना कॉपीराइट 20 लाख में बेचा है, तो मैं यदि कंफर्मेशन दे दिया तो एविडेंस का कहानी सुना था, मेरी तरफ से यदि हाँ आ गया तो हाँ सही है, और भी प्रूफ हो गया। अब रहा कि वो 10 लाख रुपया जो भी मेरे को कंपनी ने दी, क्या 10 लाख रुपया सारा जीवन ऐसे साइड पड़ा रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके वो क्या होगा, राइट ऑफ भी होगा। मान लो कि मैंने अधिकार दिया कि 5 साल तक ही आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो, तो आप उस 5 साल में उस अधिकार उसको क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करोगे, तो राइट ऑफ जो हो रहा होगा वो भी तो अमाउंट उस लेजर में दिख रहा होगा।
तो तुमको और एक ठो क्रॉस चेक क्या करना है कि वो राइट ऑफ सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा, राइट ऑफ भी बराबर होने से भी गलत है। हो सकता है कि ये किताब पहले साल में बहुत ज्यादा बिकेगी बट बाद के वर्षों में क्या होगा, कम बिकेगी। तो शुरुआत का परसेंटेज क्या होना चाहिए, या तो फिर WDB वाले तरीके में रहे वो परसेंटेज को बढ़ाते हुए। देखिए सारी चीजें उस ऑडिट के दरमियान, तभी तू उसके जेन्युइननेस को क्या कर पा रहा है। अब जो मैंने कहा वही तेरे को वहां पे क्या करना है, लिखना है। हो सकता है कि कभी कंपनी एक कॉपीराइट दूसरे को भी बेच दी होगी। क्या हो सकता है कि 10 लाख में खरीदी, कंपनी को आशा था कि भाई 1 लाख कॉपी इनका बिकेगा 5 साल में, 10-10 रुपया करके हम सब पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। बट कभी कभी कोई बुक बढ़िया फ्लॉप भी हो गया, ज्यादा बिका ही नहीं, तो फिर उस खर्चे को या उस सेटअप को वो कैसे राइट ऑफ करके हटाती है, वो भी एक पार्ट आएगा। क्लियर है। तेरी उस चीज की जितनी समझ होगी तो उतना बेहतर लिखेगा या ऑडिटर बनेगा। ऑब्वियसली इंसान तो भाई हमने खरीदा, कोई दूसरी कंपनी अप्रोच की, क्या किए, बेच भी दिए दूसरे को। हमने सामने वाले से खरीद लिया, तुमने किताब लिखा, मैंने तेरे से क्या किया, मैंने तेरे से यही कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आप कॉपीराइट मेरे को क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, स्टोरी हो कुछ भी हो, गाना हो। अब आपसे खरीदने के बाद वहां पे वर्ड है भाई, हमने आपसे एब्सोल्युटली ओनरशिप ही क्या किया, ले लिया। ऑब्वियसली मैं नाम तो तुम्हारा ही यूज करूंगा, मैं वहां पे अपने बुक में नहीं लिख सकता हूं कि रिटन बाय मी। किताब में तो ऑथर का नाम क्या होगा, कॉपीराइट खरीदा किसने, पब्लिशर ने। ऑथर का नाम तो हमेशा कैरी ऑन रहेगा। अब पब्लिशर ने जब खरीदा तो पब्लिशर के ऊपर है कि वो अपने पास रखे या किसी दूसरे पब्लिशर को क्या करेगी, बेच देगी। दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, कॉपीराइट। क्लियर है। कोई भी आइटम आप उस टर्म्स की जितनी बेहतर समझ रखते हो उतनी बेहतर आप उसकी ऑडिट क्या है कर पाओगे, उतना देखोगे उसको सही हर एक एंगल से बात करोगे। बिकॉज यही सब तो प्रॉब्लम है उसमें, आपका एसेट ज्यादा दिख रहा होगा या खर्चा कम दिख रहा होगा, राइट ऑफ हो रहा है और आप राइट ऑफ कर नहीं रहे हो। राइट ऑफ करोगे तो आपका प्रॉफिट लॉस में भी चला जाएगा। आप फालतू का उस एसेट्स को, कॉपीराइट को खड़ा करके रखे हो। दिस इज कॉल्ड वाउचिंग एंड व्हाट, वेरिफिकेशन। क्लियर है। तो पहला 4 चैप्टर किया। अब चलो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज व्हाट, कंपनी ऑडिट।